तो आज हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पहले हमने कुछ डिस्कस किया था हल्का सा कि किडनी के ऊपर पाए जाने के कारण इसे क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड, इसके बारे में सबसे पहले यूस्टेकियर ने बताया था। किसने बताया था? इसने पहले डिस्कवर किया कि किडनी के ऊपर ये जो पार्ट है वो एंडोक्राइन पार्ट है, जिसको एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड कहा गया, ठीक है। लोकेशन किडनी की आपको मालूम है, बता चुके हैं। स्क्लेटरी सिस्टम में किडनी बॉडी के डॉर्सल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम के नीचे स्थित होती हैं। अगर आप देखेंगे तो ये बैकबोन है पीछे की ओर, ऐसे ये थोरेसिक रीजन, डायफ्राम है, ये एब्डोमिनल रीजन। तो एब्डोमिनल रीजन में ये है वेंट्रल साइड और ये है हम लोगों की डॉर्सल साइड। ये वर्टिब्रल कॉलम है, कशेरुदंड है। तो यहाँ पर पीछे की ओर किडनी है, ठीक है। सामने से अगर देखेंगे तो किडनी की लोकेशन आपको डायफ्राम के नीचे ऐसे दिखाई देती है, ठीक। ये अगर हम सामने से देख रहे हैं, लेकिन वैसे लोकेशन कहाँ है, डॉर्सल साइड पे। तो किडनी में ऊपर की ओर जो एड्रिनल ग्लैंड है ये दो भाग से मिलकर बनी है। इसका बाहरी भाग मेसोडर्मल है और अंदर वाला भाग कैसा है, एक्टोडर्मल है, ठीक। बाहरी भाग क्या कहलाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाला भाग एड्रिनल मेडुला, ठीक है। कॉर्टेक्स और मेडुला दो भाग हैं। तो जो कॉर्टेक्स वाला भाग है ये कुल क्षेत्रफल का लगभग 80% है और ये लगभग 20%, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन कम ज़्यादा हो सकता है। और कॉर्टेक्स भाग मेसोडर्म से बना है और मेडुला भाग एक्टोडर्म से बना हुआ है, ठीक है। इतना तो आपको पता है, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला भाग है, कौन सा भाग, दो भाग हो गए। एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा भाग हो गया एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले भाग से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं और उनके बारे में समझना है। पहला हार्मोन है मिनरेलोस कार्टिकॉइड हार्मोन, दूसरा है ग्लूकोज कार्टिकॉइड हार्मोन, और तीसरे हार्मोन कौन से हैं, सेक्स हार्मोन, ठीक है। और ये सभी हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित हो रहे हैं वो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो पिट्यूटरी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा कंट्रोल्ड है, ठीक है। इनके सिक्रीशन पर कंट्रोलिंग ACTH की होती है और 3 हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से पिट्यूटरी के नियंत्रण में स्रावित होते हैं। पहला मैंने बताया मिनरेलो कार्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, मिनरल्स की क्वांटिटी को मेंटेन करता है, शरीर में मिनरल्स की मात्रा को नियंत्रित करता है। खासतौर से इसका मुख्य काम क्या है, देखिए
आपने नेफ्रॉन पढ़ा था, आपने बताया था पहले भी। नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल ये जो हैं, तो बोमन्स कैप्सूल के बाद ये एसेंडिंग लिम्ब ऊपर की ओर जाती है और ये डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल। एसेंडिंग लिम्ब और डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल में ये मिनरलोकार्टिकॉइड हार्मोन क्या काम करता है? सोडियम और क्लोराइड तथा बाइकार्बोनेट के एब्जॉर्प्शन को प्रेरित करता है और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को प्रेरित करता है। ठीक है ना? इसको हम और क्या बोलते हैं? एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन के नाम से आपने पढ़ा था, या मिनरलोकार्टिकॉइड हार्मोन। तो कहाँ पर? एसेंडिंग लिम्ब और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या? अच्छा, ये बता, ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिख रहा, ये एल्डोस्टेरॉन। तुम ये बताओ कि आंखें कब से टेस्ट नहीं कराई? एक नहीं है, समझ बात है, एक बार टेस्ट। सच में बहुत छोटा लिखते हैं। हाँ बिल्कुल छोटा लिखते हैं, लेकिन आंखें एक बार टेस्ट करा दो, हो सकता है कि तुम्हें अब पावर वाले चश्मे की जरूरत हो, क्योंकि बाकी लोग जो उधर बैठे हैं तुम्हें दिख रहा है, नहीं दिख रहा? हाँ, नहीं ये नहीं दिखा, बस खराब है। वाकई में आपको अब दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या काम करता है? आपको सब कुछ बड़ा बड़ा डिजिटल रिकॉर्ड में हो पाएगा ना, ये कैसे आ रहा है इसमें कैमरे में? कैसे लिख रहा है कि कुछ लिखा है? जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे, जूम करके जूम करके देखेंगे सर वीडियो वीडियो में, तो आपको दिखाई देगा। ये जो लिम्ब है वो कौन सी है? एसेंडिंग लिम्ब। और ये क्या है? दूरस्थ कुंडलित नलिका या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इन यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के एब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन का काम एल्डोस्टेरॉन हार्मोन करता है। सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है। तो आप सीधे साधे समझ सकते हैं कि मिनरलोकार्टिकॉइड हार्मोन अगर अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो शरीर में सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, और पोटेशियम की मात्रा घटेगी। अगर कम मात्रा में स्रावित होगा तो पोटेशियम की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी और बाइकार्बोनेट आयन सोडियम क्लोराइड की मात्रा शरीर में या ब्लड में कम हो जाएगी। दोनों एंटागोनिस्टिक है ना। ज़्यादा स्रावित होगा तो जिन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है उनकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी और जिनको एक्सक्रीट कर रहा है उनकी मात्रा ब्लड में घट जाएगी, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जब ज़्यादा मात्रा में शरीर में इकट्ठे हो जाएंगे, साल्ट जब बढ़ेंगे तो क्या होगा? शरीर के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। आपको मालूम है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर बैलेंस करने के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो साल्ट की मात्रा बढ़ने के साथ साथ में जैसे ही आपने साल्ट का एब्जॉर्प्शन किया तो किडनी से किसका एब्जॉर्प्शन हुआ? वाटर का एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन जब मिनरलोकार्टिकॉइड हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। पानी की जो ब्लड में मात्रा है उसको मेंटेन करने के लिए पानी की एक निश्चित मात्रा होना चाहिए। और अगर ये हार्मोन ज़्यादा स्रावित होगा तो ऐसी स्थिति में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत शुरू हो जाएगी, ठीक है, पानी ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में। अगर ये हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा तो लो ब्लड प्रेशर की शिकायत उत्पन्न होगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो आपने इसको नोट कर लिया, बता दें मुझे। अब देखिए इनकी
दोनों कंडीशन के बारे में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उससे कुछ डिजीज कौन कौन सी हो रही है। पहली कंडीशन क्या बताया हमने, हाइपोसिक्रेशन। दूसरी कंडीशन है हाइपर, ये तो आपको समझ में आ गया कि मिनरलो कार्टिकॉइड हार्मोन शरीर में मिनरल्स की मात्रा को नियंत्रित करता है और शरीर में मिनरल्स की मात्रा के आधार पर शरीर में जल की मात्रा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, इसीलिए जब भी कभी आपको डायरिया होता है तो आपको क्या दिया जाता है, सोडियम क्लोराइड दिया जाता है। सोडियम क्लोराइड यानी नमक और पानी का घोल दिया जाता है, और अगर वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो ब्लड में दे दिया जाता है, डायरेक्ट बॉटल चढ़ा दी जाती है। तो जैसे ही साल्ट की मात्रा शरीर में मेंटेन हुई, अपने आप वाटर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है और डायरिया कंट्रोल हो जाता है। तो डायरिया की शिकायत कब होती है, जब शरीर में साल्ट की मात्रा कम हो जाए। यानी अगर साल्ट की मात्रा कम होगी, जब हाइपोसिक्रेशन होगा, हाइपोसिक्रेशन अगर होगा यानी कम मात्रा में एल्डोस्टेरोन स्रावित होगा तो शरीर में मिनरल्स की मात्रा घट जाएगी। जब मिनरल्स कम हो जाएंगे तो अपने आप शरीर में पानी की मात्रा, पानी का एब्जॉर्प्शन घट जाएगा और लूज मोशन होगा। तो बॉडी में पानी की मात्रा कम होने या डायरिया बढ़ने से अपने आप लो बीपी की शिकायत शुरू हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी शिकायत क्या होगी, पोटेशियम आयन का एब्जॉर्प्शन कौन प्रेरित करता है, एक्सक्रीशन प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन में अगर हाइपोसिक्रेशन होगा तो पोटेशियम आयन का क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। ठीक है ना, और अगर हाइपोसिक्रेशन होगा तो क्या होगा, पोटेशियम आयन का एब्जॉर्प्शन होगा। पोटेशियम आयन जब शरीर में ज्यादा हो जाएंगे तो ऐसी डिजीज कहलाती है कोन्स डिजीज। क्या कहलाती है, कोन्स डिजीज। आपको मालूम है सोडियम पोटेशियम पंप न्यूरॉन्स में होता है, नर्व्स में संवेदनाओं को आगे बढ़ाने में ये काम करता है। अब अगर पोटेशियम ज्यादा होगा तो अनावश्यक इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ापन जिसको बोलते हैं, या तंत्र की संवेदनाएं तेज हो जाएंगी। बार बार जैसे कुछ लोगों में कंपन होता है, वाइब्रेशन किस कारण से हो रहा है, क्योंकि साल्ट ज्यादा है। बार बार जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये संवेदना एक बार चली जाए, दो बार चली जाए, समझ में आती है कि आपकी जरूरत के हिसाब से जा रही है। लेकिन अगर बार बार कॉन्ट्रैक्शन की जो है, ये इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, किसी लोगों का ये मूवमेंट चलता रहता है, आंखें फड़कती रहती हैं, ये क्या इरिटेशन है ना। तो इसको क्या बोलेंगे आप, अनियमित रूप से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को प्रेरित जो कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, पोटेशियम की अधिक मात्रा, जो नर्व्स को बार बार स्टिमुलेट करती है, और नर्व्स को स्टिमुलेट करेगी तो नर्व्स मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो इरिटेशन किस कारण से होता है, जब पोटेशियम आयन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति कहलाती है कोन्स डिजीज। याद रहेगा, ठीक है। और दूसरी स्थिति क्या होगी, हाइपोसिक्रेशन में सोडियम पोटेशियम तो एब्जॉर्ब होगा, और सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट CO3 ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे, एक्सक्रीट होंगे। ठीक है, और अगर हाइपरसिक्रेशन होगा तो सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, तो अब दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट अगर ज्यादा मात्रा में एक्सक्रीट होंगे तो शरीर में पानी कम हो जाएगा, तो लो ब्लड प्रेशर की शिकायत। ठीक है, कोन्स डिजीज में क्या होता है कि इरिटेशन इन नर्व्स, पहली शिकायत क्या है, तंत्रिकाओं में अनावश्यक उत्तेजना, इरिटेशन की शिकायत। और दूसरा क्या है, लो ब्लड प्रेशर।
ठीक है। लो ब्लड प्रेशर और कोन्स डिजीज यानी नर्व्स में अनावश्यक इरिटेशन की शिकायत हमें देखने को मिलती है हाइपोसिक्रेशन से। हाइपोसिक्रेशन अगर हो जाएगा तो क्या होगा? अच्छा, लो ब्लड प्रेशर और क्या होगा? डायरिया। ठीक है, पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, पानी बाहर निकल जाएगा, डायरिया। जब डायरिया होगा तो पॉलीडिप्सिया यानी ज्यादा प्यास लगेगा, प्यासे हैं और पानी रुक भी नहीं रहा शरीर में। भाई पानी कम है तो शरीर में अपने आप इच्छा तो होगी पानी पीने की, लेकिन लूज मोशन के कारण डायरिया होता रहेगा। ये सब शिकायतें हार्मोनल डिसबैलेंस से सामान्य सी बात है। हार्मोन बहुत बड़ी मात्रा में नहीं जरूरी, बहुत छोटी सी मात्रा में जरूरी है, लेकिन शरीर के अंदर कितनी सारी समस्याएं क्रिएट हो। अब लो ब्लड प्रेशर अगर है तो क्या होगा? लो एनर्जी लेवल। भाई ब्लड प्रेशर के साथ में ही आपके शरीर में ग्लूकोज की सप्लाई हो रही है। पूरे शरीर की कोशिकाओं में सप्लाई कौन कर रहा है? ब्लड। ब्लड प्रेशर लो है, सप्लाई भी धीमी हो जाएगी, तो एनर्जी लेवल भी घट जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता, वो भी घट जाएगी ना। वर्किंग इफिशियंसी में कमी, लो इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता में कमी। फिर जब ग्लूकोज की सप्लाई ही कम है तो आपको मालूम है कि अपने आप शरीर में कोई घाव होगा तो उसकी रिपेयरिंग स्लो हो जाएगी। ठीक है, शरीर की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। मतलब सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसमें सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक फंक्शन आपको समझ आ गया। ठीक है, और जस्ट उल्टा इफेक्ट आपका हाइपरसिक्रेशन में होगा। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो अच्छा, एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज में क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर, जस्ट उल्टा हो जाएगा, पूरे फंक्शन उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, डायरिया ना होगा बल्कि पानी जो है आपका शरीर में बढ़ने लगेगा। ठीक है, पानी की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी। जब पानी बढ़ेगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा? पतला होगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद पॉलीडिप्सिया, पानी की प्यास, पानी की कमी से थी, अब जब पानी पर्याप्त मात्रा में है तो प्यास नहीं लगेगी। ठीक है, प्यास नहीं लगेगी और साथ में क्या होगा? आपको मालूम है कि जब शरीर में पानी ज़्यादा होगा तो उसको एक्सक्रीशन के लिए लगातार यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिल्ट्रेशन होकर के किडनी से पानी बाहर निकाला जाएगा, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। हमें ऑटोमेटिकली एक बैलेंस होता है ना शरीर में, तो उसको प्रेरित करें। फिर एनर्जी लेवल, जब ब्लड सप्लाई तेज है, ब्लड प्रेशर तेज है तो ब्लड सप्लाई तेज होगी, ब्लड सप्लाई तेज है तो एनर्जी लेवल भी ज़्यादा होगा, वर्किंग इफिशियंसी, काम करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। सब चीज़ें सिर्फ मिनरल्स की मात्रा से कंट्रोल होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा किसी को जब डायरिया हो जाता है तो बिल्कुल सुस्त पड़ा रहता है। ठीक है, डायरिया, पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगना। ठीक है, तो अब जैसे ही बॉटल चढ़ती है फिट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है ना, वर्किंग एफिशिएंसी। लेकिन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो इरिटेशन होगा, अनावश्यक जो है वो स्टिमुलेशन ज़्यादा साइड का हो जाए तो सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा है ना आपने, तो सोडियम की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो भी तंत्रिकीय संवेदनाएं तेज हो जाएंगी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, स्टिमुलेशन अनावश्यक होना, और पोटेशियम की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो भी डिसबैलेंस है। देखो ये बताया था, ये सोडियम आयन है और ये आपका पोटेशियम आयन है, और सोडियम पोटेशियम पंप जो न्यूरॉन्स में चलता है, बाहर की ओर सोडियम ज़्यादा होते हैं, पोटेशियम अंदर की ओर ज़्यादा है। अब ये अंदर जाने की कोशिश करते हैं, ये बाहर आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जब ये अंदर जाते हैं तो संवेदनाएं आगे की ओर बढ़ जाती हैं, है ना। अब ये ज़्यादा सोडियम बहुत ज़्यादा हो गए तो अब ये डिसबैलेंस नहीं होगा, पोटेशियम ज़्यादा होंगे तो भी डिसबैलेंस होगा, ये बार बार बाहर आएंगे,
संवेदनाएं आगे बढ़ेगी। तो जब सोडियम आयन ज़्यादा हो जाए तो एडिशन डिजीज, पोटेशियम आयन ज़्यादा हो जाए तो कौन डिजीज, दोनों नर्व्स में इरिटेशन क्रिएट करते हैं, तंत्रिकीय संवेदनाओं को प्रेरित करते हैं, अनावश्यक उत्तेजना को प्रेरित करते हैं। मतलब समझ में आ गया दोनों सिस्टम में, मतलब दोनों डिजीज में आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम सेम है, इरिटेशन इन नर्व। यही प्रॉब्लम यहाँ पर भी हो रही है, एडिशन डिजीज में भी सेम प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन साइड का अंतर है। सोडियम को बढ़ने से इरिटेशन हो रहा है, यहाँ पर पोटेशियम के बढ़ने से इरिटेशन हो रहा है। आपको मालूम है दोनों नर्व्स के संवेदनाओं को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। डिसबैलेंस हो गई तो दिक्कतें शुरू हो गई। ठीक, क्लियर हो गया अंतर हटाने से। अच्छा, तो हमेशा मिनरल्स की मात्रा को मेंटेन करने के लिए शरीर में यह हार्मोन एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। मिनरल्स ज़्यादा हो गए या कम हो गए हैं, उसके अनुसार उनकी सूचनाएं तुरंत पहुंचती हैं पिट्यूटरी में, और पिट्यूटरी के कंट्रोल में ये हाइपोसिक्रेशन या हाइपर सिक्रेशन कराया जाता है। ठीक है, और अगर आप ये हार्मोन बाहर से लेने लगते हैं तो ऐसे में जो ब्रेन के रिसेप्टर है पिट्यूटरी ग्लैंड में, वो धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं और बाद में आपको उसकी हार्मोन्स की आदत पड़ जाती है। बताया था हमने आपको, ठीक है। तो इसलिए कोई भी चीज़ जो है आर्टिफिशियल बाहर से ज़्यादा लेना, वो बाद में दिक्कत पैदा करता है। दूसरा हार्मोन कौन सा है? ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन। दिखाई दे रहा है हाइपर सिक्रेशन, और दूसरी कंडीशन है हाइपर सिक्रेशन। देखो, पहली चीज तो समझ लो, ग्लूकोकार्टिकॉइड का काम है शरीर में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना। ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड यानी फैट मेटाबॉलिज्म या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोकार्टिकॉइड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन सब की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, क्योंकि प्रोटीन भी टूट करके उसी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में जाता है, लिपिड भी टूट करके उसी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में ही जाता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन टूटेगा किसमें? कीटो एसिड में। कीटो एसिड जो है बाद में उसी क्रेब्स साइकिल के माध्यम से डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, तो वो भी क्रेब्स साइकिल मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। फैट जो टूटेगा वो एसिटिल कोएंजाइम ए में टूटेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल में जाता है। तो ओवरऑल ये शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित, या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, लिपिड या प्रोटीन की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड शरीर में एनर्जी के लेवल को मेंटेन करने में सहायता करते हैं। सिक्रेशन ज़्यादा होगा, एनर्जी लेवल क्या होगा? एनर्जी लेवल कैसा होगा? हाई होगा। और यहाँ पर क्या होगा? लो। ठीक, पहली चीज तो आपका कार्य करने की जो क्षमता है वो ग्लूकोज की उपलब्धता से, ग्लूकोज की मात्रा से कंट्रोल हो रही है। ठीक है, अब यहाँ दूसरा, एनर्जी लेवल जब पूरा हो, मेंटेन हो गया, तो उसके बाद क्या शिकायत आएंगी? एनर्जी लेवल जब मेंटेन है, उससे ज़्यादा ग्लूकोज या मेटाबॉलिज्म तेज हो रही है, तो आपकी शरीर में ग्लूकोज का डिपोजिशन शुरू होगा फैट के रूप में, उसे कुशिंग डिजीज होगी। कुशिंग जिससे जो है फैट डिपोजिशन शरीर में होने लगता है। जब ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो वो फैट के रूप में स्टोर होने लगेगा। ठीक, फिर सप्लाई ज़्यादा है ग्लूकोज की तो हेयर्स की ग्रोथ अच्छी होगी, शरीर में टिश्यू की ग्रोथ अच्छी होगी, रिपेयरिंग यानी कोई चोट लग जाएगी तो घाव
जल्दी भर जाएंगे, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तभी तो सब मेंटेन होगा, ठीक है। और ग्लूकोज लेवल कम होगा तो जस्ट उल्टा होगा, एनर्जी लेवल कम होगा, शरीर के क्षतिग्रस्त भागों का विकास धीमा होगा, शरीर की वृद्धि धीमी होगी, हेयर लॉस, शरीर की बालों के विकास धीमा होगा और सभी तरह की मेटाबॉलिज्म धीमी हो जाएंगी, ठीक। तो ग्लूकोज की मात्रा को कौन मेंटेन करता है? ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है। अब इस ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन का उपयोग बहुत सारी जगह पे किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी लेवल मेंटेन करता है। और पूरा सिस्टम कैसे चलता है? एनर्जी से, पूरा सिस्टम ही एनर्जी से चल रहा है। बहुत सारी समस्याओं के ट्रीटमेंट में हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना, ठीक है। तो उस समय इमीडिएट एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन में रिपेयरिंग चाहिए, कटे हुए टिश्यू के ग्रो फिर से बना करके और ऑर्गन को जोड़ना है। तो नई सेल से बनेगी तब वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, एक का ऑर्गन दूसरे शरीर में डाला, तो उस समय के लिए तेजी से सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म के माध्यम से एनर्जी लेवल मेंटेन करेगा और ज़्यादा ग्लूकोज जब जाएगा तो वो क्या करेगा? टिश्यू के विकास को प्रेरित करेगा, ठीक है। तो इसके द्वारा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अस्थमा की शिकायत अगर हो, ठीक है, तो अस्थमा यानी सांस लेने में परेशानी, तो उस समय ग्लूकोकार्टिकॉइड की इंजेक्शन देते हैं तो अस्थमा में काफ़ी राहत मिलती है और जो सामान्य परेशानी होती है सांस लेने में उसमें इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं। क्या इनहेलर में ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन इनहेलर में यूज नहीं करते। हार्मोन्स के तो देखो डायरेक्ट वेपर्स के रूप में नहीं जाता वो, उसके तो इंजेक्शन ही दिए जाते हैं, ठीक है ना। और जैसे आपने आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस जानते हैं? हाँ, गठिया। तो आर्थराइटिस में जो आपको मालूम है कि घुटनों में ये जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर क्रिस्टल जमा हो जाते हैं और ये क्रिस्टल क्या है? मेटाबॉलिज्म जब धीमी होती है, मेटाबॉलिज्म जब धीमी होती है तो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स, यूरिक एसिड यानी प्रोटीन के इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन से जो क्रिस्टल जम जाते हैं, वो क्रिस्टल फ्लूइड के बीच में, जैसे लिक्विड के बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स हों, बालू जैसे कण की तरह, जब पड़ जाएंगे तो घिसने लगते हैं और कार्टिलेज को घिस घिस करके धीरे धीरे डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या? इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म के कारण। तो मेटाबॉलिज्म को तेज कर देंगे तो जितने भी इस तरह के क्रिस्टल्स हैं वो धीरे धीरे क्या डिजॉल्व होंगे। तो आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में आपको कौन कौन से हम डिजीज लिख दें क्या? कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग? हैं अनुवांशिक कुछ में होता है, सब में नहीं होता है। मुख्य रूप से जो आम समस्या है वो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर ना होने से, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों में जेनेटिक होता है। स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट में ग्लूकोकार्टिकॉइड का यूज करते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं? आर्थराइटिस में, ठीक है। फिर और हमने क्या बताया? कंजक्टिवाइटिस में, कंजक्टिवाइटिस जानते हैं? कंजक्टिवा जानते ही नहीं जानते? कंजक्टिवा नहीं जानते? आँख में बाहरी परत है, आँखों की सबसे बाहरी परत क्या है? कंजक्टिवा। तो कंजक्टिवा जो आँखों में बाहरी परत है उसमें जो क्या है छोटे छोटे काइटिन का जमाव होने लगता है, केराटिन या काइटिन का जमाव। कंजक्टिवा बिल्कुल स्मूथ आँखों की परत है, इसके ऊपर लगातार पलकें चलती रहती हैं। जब लगातार पलकें चलती रहती हैं, अगर इसमें जो है खुरदरापन या रफनेस आ जाए तो उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। किरकिरी सी लगती है, आँखों में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आँखों में किरकिरी जो क्रिस्टल जमने लगते हैं वो कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। और कंजक्टिवाइटिस का मतलब
इरेगुलर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के कारण कुछ चीज़ें यहाँ पर डिपॉजिट होने लगती हैं, जैसे क्रिस्टल्स आपके यूरिक एसिड के जमने लगते हैं जॉइंट्स में, ऐसे ही कंजक्टिवा में जमने लगती हैं। ठीक है, तो उनको कंजक्टिवा को हिंदी में क्या कहते हैं? अब हिंदी ना पूछो, अरे सर पता ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हैं? अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? बस सेम है, टर्म का कोई ट्रांसलेशन नहीं। ठीक है, अनावश्यक उससे परेशान ना हो। आप अगर परेशान हो गए तो उसमें दिक्कत है। ठीक है, नहीं एक मिनट तो मैडम आएंगी और हम आते हैं और सलाह देते हैं। तो अब आपका जो है जो कंजक्टिवाइटिस है वो समझ में आ गई। कंजक्टिवा आंखों की, ये आपने देखा होगा आंखों में ये है पलकें, ये है कंजक्टिवा, आउटर लेयर है, फिर कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के बाद ये है आपका लेंस, मसल्स की सहायता से ये जुड़ा रहता है। और ये जो आउटर लेयर है स्क्लेरोटिक लेयर, ये उसी से कंजक्टिवा बनती है। स्क्लेरोटिक जो सबसे आउटर लेयर है आंखों की, यही आगे की ओर कंजक्टिवा और कॉर्निया का निर्माण करती है। ठीक है, और पीछे की ओर जो कोरॉइड लेयर है, मिडिल लेयर, ये कोरॉइड लेयर है। कोरॉइड लेयर के द्वारा ये बनती है आइरिस। क्या बनती है? आइरिस। बीच का भाग क्या कहलाता है? प्यूपिल। हाँ, ये क्या है? आइरिस। ये किससे बनता है? बीच वाली लेयर से। बाहर वाली लेयर है स्क्लेरोटिक, बीच वाली है कोरॉइड, और अंदर की ओर है रेटिना। ठीक है, रेटिना से बन जाता है लेंस, और ये बन जाता है रेटिना। सेम लेयर है। रेटिना बाहर की ओर लेंस बना देती है। ठीक है, कोरॉइड लेयर बाहर की ओर आइरिस बना देती है। बीच का हिस्सा जो खुला है उसको बोलते हैं प्यूपिल, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए आइरिस सिकुड़ती या फैलती है। और सबसे बाहर स्क्लेरोटिक लेयर है, उसी से बन जाता है क्या? कंजक्टिवा, और उसके बाद कॉर्निया। ठीक है, तो कंजक्टिवा में जो क्रिस्टल जम जाते हैं ऐसे ऐसे, ये इनको हटाने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का यूज कर देते हैं, इससे आंखें सही हो जाती हैं। ठीक है, हटा दें? नहीं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बढ़ने से कितनी सारी समस्याएं सामने होती हैं। मेंटेन अगर नहीं है मेटाबॉलिज्म तो बहुत सारी दिक्कतें अपने आप होने लगती हैं। सामान्य सा हार्मोनल डिस्टर्बेंस आपकी स्किन में रफनेस को दरा पड़ जाता है। स्किन धीरे धीरे कैसी हो जाएंगी? जैसे बूढ़े लोगों की स्किन कैसी होती है? स्केली होती है। केराटिन या काइटिन का जमा होने से होता है ना, वो वही काइटिन आंखों में जम जाएगा तो कंजक्टिवाइटिस होने लगेगा। ठीक है, वही क्रिस्टल्स जमने लगेंगे घुटनों में तो आर्थराइटिस होने लगेगा जॉइंट्स में। ठीक है ना। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हमने बताया कि इसको ग्रोथ को प्रमोट करता है ताकि तेजी से ऑर्गन से जुड़ने की प्रोसेस तेज हो जाए, स्किन डिजीज भी सही हो जाए। अस्थमा में हमने बताया था, अस्थमा जानते हैं? अस्थमा में क्या होता है? सांस लेने में परेशानी होती है। ठीक है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, उसका कारण क्या है? ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अंदर नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, और ऑक्सीजन जब पर्याप्त मात्रा में अंदर नहीं पहुंच पाती, हाइपोक्सिया की स्थितियां हो जाती हैं, तो आपको परेशानी होती है सांस लेने में। ठीक है, और जब ऑक्सीजन कम होगी तो शरीर में ब्लड सप्लाई के साथ में जो ग्लूकोज है, ब्लड सप्लाई के साथ में ऑक्सीजन जा रही है, और ऑक्सीजन जब अंदर पहुंचेगी कोशिका में तो ग्लूकोज का विखंडन होगा, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन धीमा हो जाएगा। अगर हार्मोन दे देंगे तो क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तेज कर देगा, तो अस्थमा में जो वीकनेस आ रही है उससे आप बच जाएंगे। ठीक है ना। ग्लूकोज लेवल जब घट जाए ना अस्थमा में, तो उसी से बेहोशी की स्थितियाँ आती हैं, उसको मेंटेन करते जाए। फिर इन्फ्लेमेशन, अगर सूजन है तो उसको सही करने में, चोट लगी हुई है, सूजन है या अन्य इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, शरीर में सूजन है, तो उसको भी शरीर में फैट डिपॉजिट होगा तो सूजन तेज होगी। मेटाबॉलिज्म को आप तेज कर दीजिए, फैट रिड्यूस हो जाएगा।
ठीक है, लाइपोलिसिस फैट के विघटन को तेज करेगा, लिपिड मतलब वसा, और वसा का जो जमाव शरीर में है, अनावश्यक वसा का जमाव क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हार्मोन कम है। जब वसा को तोड़ करके और जब एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा तो अपने आप जो है शरीर में फैट घट जाएगा, मोटापा घट जाएगा, सूजन कम हो जाएगी। ये सब समस्याएं कहाँ से कंट्रोल हो रही है? हार्मोन के बैलेंस होने से। ठीक है, क्लियर हो गया? और तीसरा हार्मोन कौन सा है? सेक्स हार्मोन। मेल में एंड्रोजन और फीमेल में ईस्ट्रोजन कहलाता है। अच्छा, हाइपर सिक्रीशन से हमने बताया था, इसके ग्लूकोकार्टिकॉइड के हाइपर सिक्रीशन से कौन सी डिसीज बताएगी? कुशिंग डिसीज। ठीक है, ग्लूकोकार्टिकॉइड के हाइपर सिक्रीशन। ठीक है, और यहाँ पर हमने दो डिसीज बताई थी, हाइपोसिक्रीशन से कोन्स और हाइपर सिक्रीशन से ये तीन डिजीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हो गया? यहाँ तक का काम पूरा हो गया है? हाइपोसिक्रीशन एल्डोस्टेरोन का अगर हो रहा है तो कौन डिसीज, और ज्यादा हो रहा है हाइपोसिक्रीशन हो रहा है तो एडिस डिसीज। फिर तीसरी जो है, तीसरा हार्मोन है सेक्स हार्मोन। मेल में एंड्रोजन, फीमेल में ईस्ट्रोजन का विकास होता है, ईस्ट्रोजन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और ये सेक्स हार्मोन्स का पहला काम तो ये होता है कि मेल में मेल कैरेक्टर्स का विकास प्रेरित करना और फीमेल्स में फीमेल कैरेक्टर्स का विकास प्रेरित करना। लार्वावस्था को वयस्क अवस्था में परिवर्तित करने के लिए हार्मोन प्रेरित करते हैं। शरीर में जो लार्वल स्टेज है उसको धीरे धीरे क्या करते हैं? कन्वर्ट करके और उसमें गोनेट्स के विकास को प्रेरित करते हैं। अब मेल में जो चेंजेस हैं और फीमेल में जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस इन एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये हार्मोन अगर डिसबैलेंस हो जाए तो मेल में मेलनेस या मेल में स्पर्म बनाने की क्षमता कम हो जाती है, यानी स्टेरिलिटी की शिकायत होती है, नपुंसकता की। और यही शिकायत फीमेल्स में होती है अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाए। ओवरी का विकास, ओवा का विकास और यूट्रस का डेवलपमेंट, यूट्रस में इम्प्लांटेशन जो होता है ओवा तो जाइगोट का, वो पूरी प्रोसेस जो है ईस्ट्रोजन के द्वारा कंट्रोल होती है। तो ऐसे में और सेम यही जस्ट कंडीशन जो मेल्स में एंड्रोजन के द्वारा कंट्रोल होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस को एंड्रोजन कंट्रोल करता है और oogenesis को ईस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इन हार्मोन की कमी को बैलेंस करके कभी कभी स्टेरिलिटी को मेंटेन सही किया जा सकता है। यानी इसकी कमी से होने वाली शिकायत क्या होती है? स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब हो गया मेल या फीमेल गैमेट्स के निर्माण की क्षमता समाप्त हो जाना या कम होना। ठीक है, जैसे रेगुलर ओवा का विकास एक नियमित प्रक्रिया है और वो नियमित प्रक्रिया अगर अल्टरनेट है या गैप में है तो निश्चित तौर पे स्टेरिलिटी हम कह सकते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में ओवा का विकास होना या पर्याप्त मात्रा में स्पर्म का विकास होना, ये हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। और इसके अलावा ये हार्मोन किस काम में आता है? एंड्रोजन हार्मोन को मेल हार्मोन कहते हैं। मेल का नेचर क्या है? गुस्से वाला। जितना ज़्यादा ये हार्मोन साबित होगा मेल, उसमें जो है स्पर्म्स के डेवलपमेंट के अलावा मेटाबॉलिक चेंजेस भी होंगे। ज़्यादा एनर्जी लेवल का होना एंड्रोजन के कारण, ठीक है, ज़्यादा गुस्सा आना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा तेज होती है ना, ज़्यादा गुस्सा आना, ये सब कैरेक्टर्स जो है एंड्रोजन कंट्रोल करता है। काफ़ी कुछ इससे आता है। हो गया? तो इस तरीके से आपके जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हो गए। मिटा दें से इनकी शिकायत, इनकी कमी से क्या बताया हमने? स्टेरिलिटी। हाँ, स्टेरिलिटी, चाहे मेल हो या फीमेल। ठीक है, दोनों में कौन सी शिकायत होगी? स्टेरिलिटी की। गैमेट्स का विकास नहीं होगा या धीमा हो जाएगा। ठीक है।
अब अगला है एड्रिनल मेडुला। ठीक है, एड्रिनल मेडुला हमने बताया था कि एक्टोडर्म से बनता है और एक्टोडर्म से ही आपका ब्रेन बनता है। मालूम है आपको, ब्रेन का विकास एक्टोडर्मल है। और ब्रेन में जो क्षमताएं होती हैं वो मतलब ब्रेन किसके लिए काम करता है, किससे बना होता है, नर्व्स से, है ना। और ब्रेन से बना हुआ ये पार्ट, मतलब एक्टोडर्म से बना हुआ ये पार्ट जो हार्मोन स्रावित करता है वो भी नर्व्स को स्टिमुलेट करने में ही काम करते हैं। आपको पता होगा एड्रेनालिन और दूसरा नॉन एड्रेनालिन। क्या बोलते हैं, इपिनेफ्रिन, है ना। और नॉर इपिनेफ्रिन। प्रिकर्सर कौन सा है ये, पहले नॉर एपिनेफ्रिन बनता है, वही बाद में चेंज होकर के इपिनेफ्रिन में परिवर्तित हो जाता है। दोनों हार्मोन सेम काम करते हैं। दोनों का काम क्या है, आपको मालूम होगा कि जब भी तेज गुस्सा आता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, लड़ने के लिए आप तैयार होते हैं। ठीक है, तो वो जो एनर्जी आती है वो एनर्जी इन्हीं एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन हार्मोन के कारण होती है। बल्कि सपने में भी अगर आपको गुस्सा आ गया तो हाँ, वो एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा आ जाता है कि हो सकता है पसीना आने लगे और कहीं सपने में सर्प दिखाई दे जाए। तो आप दौड़ लगाना शुरू करते हैं सपने में, लेकिन शरीर पूरा पसीने से लथपथ होता है। ठीक है ना। तो वो जो भय की स्थितियां हैं, या सामने आपको सर्प दिख जाए, तो फियर, फाइट एंड फ्लाइट आपने पढ़ा ना, ये इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F और 4S हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, फियर 3S हार्मोन और 4S हार्मोन और 3F हार्मोन। कौन कौन सा, 3F, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और भागो, है ना। पहले कोशिश होगी उस परिस्थिति से लड़ने के लिए। ठीक है, भय की स्थिति में क्या होगा, पहले लड़ने का प्रयास किया जाएगा, जब नहीं लड़ पाएंगे तो फिर खतरे से भागने का प्रयास किया जाएगा। तो इन तीनों कंडीशन में क्या चाहिए, 4S, शुगर, साल्ट। शुगर मेटाबॉलिज्म तेज होगी, तभी तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तभी तो ताकत आएगी। और उस मेटाबॉलिज्म को तो तेज कर दिया, लेकिन अब वो सभी कोशिकाओं तक एनर्जी तब पहुंचेगी जब साल्ट रिटेनेशन बढ़ेगा। साल्ट ज़्यादा मात्रा में होंगे तो वाटर भी एब्जॉर्ब होगा और तेजी से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, साल्ट रिटेन होगा तो सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन, सेक्स हार्मोन हमें बताया एंड्रोजन ताकत देगा, उसका शुगर, साल्ट, सेक्स और स्ट्रेस। तनाव किसको, मसल्स में होगा तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन तेज हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब कंडीशन में आपका एनर्जी लेवल जो बढ़ा है वो आपको लड़ने के लिए या तेज दौड़ लगाने के लिए आपको तैयार कर देगा। उस परिस्थिति से लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी को मेंटेन करने का काम एड्रेनालिन हार्मोन या एपिनेफ्रिन हार्मोन या नॉर एड्रेनालिन हार्मोन, दोनों के फंक्शन सेम ही करते हैं। ठीक है, ये है आपका प्रिकर्सर और ये बाद में कन्वर्ट करके एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन में चेंज करता है। ठीक है, तो एड्रेनालिन हार्मोन क्या करता है, शरीर को विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार करता है। हो गया।
एडेनल मेडुला हो गया पूरा और कॉर्टेक्स हो चुका था, है? हो गया ना कंप्लीट। बता दें सर ये मिल्खा सिंह थे, हैं मिल्खा सिंह, क्या? सर मिल्खा सिंह थे, हाँ। जो सबसे तेज दौड़ते थे। हाँ सर उनमें भी कुछ कमियां आई होंगी या ऐसे ही? देखो ऐसा है, कोई भी व्यक्ति हार्मोन्स के सहारे नहीं दौड़ सकता। आप भी समझ सकते हो, हार्मोन सपोर्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है? और स्ट्रेस में काम बड़े अच्छे होते हैं। अगर आपको तनाव न दिया जाए तो आप, टीचर का काम क्या होता है? तनाव देना। कल ये काम करके लाना है, ठीक है? नहीं लाओगे तो हाँ पिटाई होगी, उठक बैठक लगवाएंगे, क्या है? तनाव। अब अपनी इज्जत अगर बचाना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और अगर ये चिंता ना हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तनाव ही नहीं है, इज्जत इज्जत नहीं, है, उठक बैठक लगा देंगे फिर बैठ जाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर तो जो है काम होने ना होने से कोई बात नहीं, है ना? तो जिसको स्ट्रेस नहीं लेना तो उससे फिर वर्किंग इफिशिएंसी नहीं बढ़ सकती। वर्किंग इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए स्ट्रेस जरूरी है। हमेशा अकबर का मानना यह था कि आप लगातार पड़ोसियों पर आक्रमण नहीं करेंगे तो पड़ोसी बाद में आप पर आक्रमण करेंगे। इसलिए आजीवन आप देखेंगे पूरी जिंदगी भर अकबर की लड़ाइयाँ हैं, ढेर भर लड़ाइयों की लिस्ट है। आप अपने पड़ोसी पर आक्रमण करते रहेंगे तो उसी तनाव में वो जीता रहेगा और आपकी आर्मी हमेशा अपडेट बनी रहेगी। पहले क्या था, एक विभाग होता था अमीर शिकार, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे मुगल पीरियड में या उसके पहले भी, और यही कल्चर पहले आप उधर भी थी, भगवान राम भी शिकार करने जाते थे, ठीक है? क्यों जाते थे? फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। आज ही हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट है अब तो चला गया बाहर, अरब चला गया, पर डे सुबह एक तीतर जो है उसको निपटाना है और रिसीव खाना है। ब्रेकफास्ट जो है सुबह दौड़ लगाएगा तीतर के पीछे, जहाँ रहते थे वो बहुत दूर शहर के बाहर, जंगल में जाना है, तीतर ढूंढना है। अब जब आप रोज वर्जिश करेंगे, अमीर शिकार विभाग क्या करता था, जैसे आज के समय में आर्मी के आप देखते हो ट्रेनिंग प्रोग्राम वो चलते हैं, पता चला कई देशों की जो है आर्मी इकट्ठा हो रही है और आपस में अभ्यास होता है, युद्धाभ्यास, सैन्य अभ्यास ना। तो सैन्य अभ्यास आज के समय में बहुत बड़ा सुरक्षित एरिया में होता है। पहले बहुत बड़ा एरिया फॉरेस्ट एरिया था, वन क्षेत्र था, और वहाँ पर जो है एक विभाग होता था जो शिकार के लिए व्यवस्था करता था। यानी शाम को आपको भोजन बनाने की व्यवस्था सुबह करेगा और दिन भर लोग शिकार में जंगल में जाते थे। अब शेर, चीते, बाघ सब हैं, वहाँ लड़ना है, अपने आप को बचाना है, उसके लिए अपने आप निशाने की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और या फिर निशाना नहीं लगा पाएंगे तो आप घायल होंगे। तो स्ट्रेस हार्मोन जानबूझ के एक्टिवेट कराया जाता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी, अच्छा स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, तो आपकी मसल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। मसल्स अच्छी होंगी तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, तो वो कंडीशन ही आपको जो है क्रिएट करने के लिए जरूरी है। अब हम लोग किडनी हो गई, मतलब रीनल एड्रिनल ग्लैंड हो गई, उसके बाद पैंक्रियाज छूट गया ना, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज आपको पता है कैसी ग्लैंड है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड, दिखाई दे रहा है? तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब दो तरह के काम करती है ये, एक करती है एक्सोक्राइन और दूसरा फंक्शन है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होगी वो एंजाइम स्रावित करेगी, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी? हार्मोन स्रावित करेगी। तो हमने एंजाइम्स तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? कौन कौन से एंजाइम स्रावित करती है, कौन बताएगा? पैंक्रियाज के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पेप्सिन। चलिए पेप्सिन कौन बता रहा है? खड़े हो जाइए पहले। नहीं पहले पेप्सिन था, खड़े रहिए, नहीं खड़े होंगे, अच्छा चलो ट्रिप्सिन, हाँ। फिर और कौन सा?
और कौन सा हार्मोन? हाथ नहीं, एंजाइम और कौन सा है? पहला हो गया ट्रिप्सिन, दूसरा काइमोट्रिप्सिन, तीसरा, ऐसे पढ़ाई करोगे तो फिर कुछ एमाइलोप्सिन, स्टीएप्सिन, भूल गए साहब? तो है, तो अब हमें पढ़ना है हार्मोन्स, है ना? आपको मालूम है पैनक्रियाज का अगर सेक्शन काट के देखेंगे, ये टीएस पैनक्रियाज कैसी होती है आपको मालूम है स्ट्रक्चर? लीफ लाइक। और जो भी चीज़ें इस तरह की लीफ लाइक है वही उसके वही आपकी पैनक्रियाज के लिए बेनिफिशियल है। हमें बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है? करेला है, ठीक है ना? तो करेला बहुत फायदेमंद होता है पैनक्रियाज को दुरुस्त रखने के लिए। हमेशा याद रखिए, जो प्लांट प्रोडक्ट जिस शेप का है उसके ऑर्गन से आप तुलना कर लीजिए। ब्रेन के लिए सबसे अच्छा क्या है? अखरोट, ब्रेन की तरह होता है, ठीक है। किडनी के लिए सबसे अच्छा क्या है? सेम, ठीक है ना? सीधे सीधे जो है इसका एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। हार्ट के लिए, हार्ट के शेप में कौन सा फल है कोई? नहीं है। चलिए देखिएगा इसको। फिलहाल हम अब इसका सेक्शन काटें तो इस तरह की सेल्स हैं, ये इस तरह के बहुत सारे सेल्स के सेक्शन काटने पर हमें दिखेगा कि ये कोशिकाएं तो एंजाइम स्रावित कर रही हैं, बीच बीच में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, इनको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो हार्मोन स्रावित करते हैं। सेक्शन में इस तरह की बहुत सारी गोल गोल सेल्स होंगी इनको, और इनमें जो पैनक्रियाटिक सेल्स हैं वो विशेष तरह की संरचना वाली होती हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इनके द्वारा आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स, तीन तरह की कोशिकाएं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होती हैं, ठीक है। अल्फा सेल्स द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित किया जाता है, बीटा सेल्स द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, और डेल्टा सेल्स द्वारा सोमैटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। अब इनके फंक्शन भी एक चीज जान लीजिए, इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों कैसे हैं? एंटागोनिस्टिक, यानी एक दूसरे के विपरीत हार्मोन हैं, ठीक है। एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो पहला वाला बढ़ जाएगा, और इन दोनों की मात्रा को मेंटेन करता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन की मात्रा को संतुलित बनाए रखने में सहायता करता है, ठीक है। अब ग्लूकागॉन का काम क्या है? इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, और इंसुलिन का काम क्या है? डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा स्रावित की जाने वाली, ये उनमें पाई जाने वाली तीन तरह की सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है, सॉरी अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करता है, जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। अब ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का मतलब क्या हो गया? ये है ब्लड वेसल्स और ये हैं कोशिकाएं, इसमें ब्लड में शुगर लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। पास में कोशिकाएं हैं, कोशिका में क्या होता है? C6H12O6+6,
इसके टूटने 6U2 प्लस 6H2O प्लस ATP। ये प्रोसेस जब धीमी होगी, जब ग्लूकोज के विखंडन की प्रक्रिया, अब इस हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आ रहे हैं? सुनिए, ग्लूकोज के विखंडन की प्रक्रिया जब धीमी होगी तो कोशिका का ग्लूकोज खर्च नहीं होगा। खर्च नहीं होगा तो ये ग्लूकोज का कोशिका में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो धीमा हो जाएगा। कोशिका में ग्लूकोज तब जाएगी ना जब कोशिका में ग्लूकोज लेवल कम होगा। यहाँ ग्लूकोज लेवल मेंटेन है तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा, और ग्लूकोज लेवल कब मेंटेन होगा? जब विखंडन की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। ग्लूकोज है और आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिका में ग्लूकोज स्टोर हो गया, तो ऐसे में ब्लड में ग्लूकोज जो है उसको हम आगे लेगी नहीं कोशिका, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना का मतलब क्या हो गया? कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन नहीं हो रहा। कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अपने आप एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन जब नहीं हो रहा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो ये ग्लूकोज ब्लड के साथ बहते हुए कहाँ जाएगा? किडनी में जाएगा। जाएगा भाई, ब्लड तो बह रहा है, कोशिका उपयोग नहीं कर पा रही उस ब्लड को, तो ब्लड तो रोटेट होता रहेगा और जहां बह के जाएगा तो किडनी में, किडनी से ग्लूकोज निकल के बाहर निकलेगा। उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ग्लाइकोजन। अभी हम डिजीज को डिस्कस करते हैं। ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने में काम कर रहा है ग्लूकागॉन। अगर इंसुलिन आपका यहाँ बढ़ गया तो इंसुलिन बढ़ने से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तेज हो जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो क्या होता है? डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल कम कौन कर रहा है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या कर रहा है? मेटाबॉलिज्म को, ग्लूकोज के विखंडन की प्रक्रिया को तेज कर दे रहा है, और ग्लूकोज के विखंडन की प्रक्रिया अगर तेज हो गई तो आपको मालूम है कि जो ग्लूकोज तेजी से विघटित होगा तो यहाँ पर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तो अपने आप ब्लड की ग्लूकोज कोशिका में चला जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल घट जाएगा। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल घट जाएगा तो अपने आप ग्लाइकोसूरिया सही हो जाएगा। ठीक है ना? अपने आप यूरिया जाएगी ही नहीं, यूरिया मतलब यूरिन के साथ ग्लूकोज बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे होता है? विपरीत काम करते हैं। ठीक है, इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा में अगर उपलब्ध है तो मेटाबॉलिज्म तेज होगी शरीर में ग्लूकोज की, तो कार्य करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है। कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और अगर ये कम होगा तो कार्य करने की क्षमता घट जाएगी। तो हमेशा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। पता चला इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो ग्लूकोज ब्लड में शुगर लेवल घट गया, कोशिका का में ग्लूकोज का विखंडन बढ़ गया, एनर्जी लेवल बढ़ गया। लेकिन एक लेवल से ज़्यादा अगर एनर्जी हो जाएगी तो दिक्कत है। तो जैसे ही आपकी ज़रूरत पूरी हो गई तो इन ग्लूकागॉन साबित होने लगता है। ग्लूकागॉन क्या करेगा? तुरंत ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रोक देगा। आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, अब उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है तो ग्लूकोज के विखंडन को रोक देगा। ग्लूकोज का विखंडन रुक जाएगा तो जब बाकी जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वो फैट में चेंज होगा। ठीक है, इसमें जमा हो जाएगा वसा के रूप में, शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन के रूप में। वैसे तरह पूरा ग्लूकोज आप खर्च कर देंगे इंसुलिन की सहायता से तो शरीर की ग्रोथ भी तो रुक जाएगी ना। तो जरूरत पूरी करने के बाद बाकी जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वो फैट या प्रोटीन के रूप में चेंज कब होगा? जब ग्लाइकोजन जो है का सिक्रीशन होगा। ठीक है, तो ज़्यादा इंसुलिन स्रावित होने पर लोग दुबले हो जाते हैं, और कम स्रावित होने से वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है ना? अब ये दोनों संतुलित रहें इसके लिए कौन काम करता है? सोमैटोस्टेटिन। अब आगे देखिएगा, अब देखिए ग्लूकोज इंसुलिन का दो कंडीशन है, हाइपर सिक्रीशन और दूसरा हाइपो
दो कंडीशन होती है, हाइपर सिक्रीशन यानी अधिक स्रावन और हाइपर सिक्रीशन यानी अल्प स्रावन। ठीक है, तो हाइपर सिक्रीशन की कंडीशन में शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगी, हाइपर सिक्रीशन में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म धीमी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज का हाइपर सिक्रीशन हो रहा है यानी कम मात्रा में स्रावित हो रहा है तो ग्लूकोज का विखंडन नहीं हो पाएगा, तो ग्लाइकोसूरिया होगा। ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। अगर हाइपर सिक्रीशन है तो ग्लूकोज का उपयोग नहीं हो पाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है ना? ठीक है, फिर ग्लाइकोसूरिया क्या कहते हैं? इंक्रीज यूरिन शुगर लेवल। यूरिन में अगर शुगर लेवल बढ़ जाएगा ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, पहले ब्लड में बढ़ेगा और ब्लड जब जाएगा किडनी में तो छन करके यूरिन के साथ निकल जाएगा, तो ग्लाइकोसूरिया या डायबिटीज मेलाइटिस की शिकायत होगी। ठीक है, और जब आपका शुगर निकल जा रहा है, शरीर में शुगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रही, तो शुगर बाहर निकल रहा है, एनर्जी लेवल कम होने लगेगा। ठीक है, अब आपको एनर्जी तो चाहिए, शरीर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और जो ग्लूकोज आ रहा है वो आप उपयोग नहीं कर पा रहे, तो शरीर में जो वसा जमा है वो वसा टूट करके आपके शरीर को एनर्जी देगा। तो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम वसा को तोड़ करके किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हाइपोसिक्रीशन की स्थिति में क्या होगा? इंसुलिन की कमी होने से शरीर में जब ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा तो वसा टूटेगा और व्यक्ति धीरे धीरे दुबला हो जाएगा। ठीक है, लोग कैसे होंगे? शरीर में जमा हुए भोज्य पदार्थों का उपयोग करेंगे तो शरीर का क्षरण, कोशिकाओं का विघटन होगा, तो दुबले होने लगेंगे। ठीक है, और जब फैट डिपॉजिट था उस फैट को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कि बनेगा एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, और एसिटिल कोएंजाइम ए आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट एसिड, ये प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। ये था 6 कार्बन वाला कंपाउंड, बन गया 3 कार्बन वाला कंपाउंड, अब बना एसिटिल कोएंजाइम ए, ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड, 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो ग्लूकोज के विघटन से एसिटिल कोएंजाइम बन रहा है, और हमने बताया कि लिपिड के विघटन से भी एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। ये एसिटिल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और ऑक्सलो एसिटिक एसिड से जुड़ करके साइट्रिक एसिड बनाएगा और फिर साइकिल को पूरा करेगा। तो अब ऑक्सलो एसिटिक एसिड तो संतुलित मात्रा में ही है, कार्बोहाइड्रेट की चूंकि कमी हो गई शरीर के अंदर, तो ऑक्सलो एसिटिक एसिड है ये 4 कार्बन वाला और 2 कार्बन वाला साइट्रिक एसिड, दोनों तो ये 6 कार्बन वाला साइट्रिक एसिड जो है वो एसिटिल कोएंजाइम ए के मिलने से बन रहा है। 2 कार्बन वाला एसिटिल कोएंजाइम ए और 4 कार्बन वाला ऑक्सलो एसिटिक एसिड मिलकर के 6 कार्बन वाला साइट्रिक एसिड बना रहा है। अब ऑक्सलो एसिटिक एसिड की कमी हो गई अंदर, तो एसिटिल कोएंजाइम का उपयोग अंदर नहीं कर पाएगी ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो लिपिड के एसिटिल कोएंजाइम ए तक विघटन की प्रक्रिया में जो एनर्जी मिलेगी वो तो ले लेगा, उसके बाद कंप्लीट डिकम्पोजिशन एसिटिल कोएंजाइम ए का करेक्ट साइकिल वाला नहीं होगा। तो एसिटिल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे, एसिटिल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के बनाएंगे एसीटोन एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है, फिर और आपस में मिलकर के बनाएंगे ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड और एसीटोन बना देंगे। तो ऐसे लोगों की महक में, सांस में एसीटोन की स्मेल आएगी और वो एसीटोन स्मेल के रूप में बाहर निकलेगी। ठीक है, कीटोन बॉडीज बढ़ जाएंगे, वो कीटोन बॉडीज शरीर में एसिडिटी बढ़ा देंगे,
भूख अपने आप कम हो जाएगी, शरीर का पीएच घट जाएगा, अम्लता बढ़ जाएगी, शरीर की कार्य करने की क्षमताएं घट जाएंगी। ठीक है, कीटोन बॉडीज का निर्माण करती है। बात समझ आ रही है? तो ये स्थिति कब आती है? जब इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन होता है। हाइपोसिक्रेशन होने के कारण ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जब नहीं हो पाता तो रक्त में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। ये शुगर जो रक्त में बढ़ी वो जाके यूरिन के साथ बाहर निकलने से ग्लाइकोसिलिया हो जाता है। ऐसे में शरीर को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो काम करने के लिए एनर्जी किससे मिलती है? लिपिड के टूटने से, लाइपोलिसिस से, और उससे कीटोसिस की शिकायत होती है। कौन सी शिकायत? कीटो एसिड बढ़ जाते हैं। एसिड दुनिया में क्या है? कीटो एसिड है। तो कीटोन बॉडीज बढ़ जाती हैं, और कीटोन बॉडीज बढ़ने से शरीर में अम्लता बढ़ जाती है, इंजाइम सही से काम नहीं कर पाते, भूख लगना बंद हो जाती है, शरीर दुबला पतला होता चला जाता है, वीकनेस बढ़ जाती है, और आगे धीरे धीरे बढ़ते जाने पर धीरे धीरे सेल्स डैमेज हो जाती है। कोशिकाओं का क्षरण, कोशिका में जो लिपिड है उसी को तोड़ करके जो है वो यूज करने लगेंगे। तो एक निश्चित लेवल से जब ज़्यादा घट जाता है किसका लेवल? इंसुलिन का। ऐसे में अगर आप दवा भी देते हैं ना, तो दवा को समझते हैं कोई हानिकारक चीज़ अंदर आ गई, और जिस आर्गन में वो दवा गई उस आर्गन को शरीर की जो फैगोसिटिक सेल्स हैं उसको नष्ट कर देते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। यानी आपने जैसे हार्मोन दिया तो शरीर में, जैसे आप आर्मी नहीं होती कि जैसे कोई बॉर्डर से कोई अंदर प्रवेश करे तो तुरंत आर्मी की चावल करके आर्मी वहीं पर आकर के घेरा बना लेती है, तो उसको नष्ट कर दे बाहरी व्यक्ति को। ऐसे ही समझते हैं कोई बाहरी हानिकारक चीज़ अंदर गई, एंटीजन गया, तो तेजी से एंटीबॉडी बनने लगती है, क्लॉटिंग होने लगती है, ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, और फाइगोसाइटोसिस शुरू हो जाती है। जो फाइगोसिटिक सेल्स हैं, कुफर सेल्स हैं, उन सभी सेल्स को खाना शुरू कर देती हैं जिस आर्गन में हार्मोन गया। ठीक है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इंसुलिन के बहुत मात्रा में कम हो जाने से होता है, और बहुत कम हो जाएगा तो आपको मालूम है अपने आप क्या हो जाएगा? इंसुलिन शॉक हो जाएगा। इंसुलिन का लेवल 60 से अगर कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन शॉक, बेहोशी, और व्यक्ति कोमा में चला जाता है। ठीक है, और इंसुलिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से कम हो जाएगा। इसलिए हमेशा इंसुलिन का इंजेक्शन कर दिया था खाना खाने के बाद। खाना खाने के पहले आपने वैसे ही ग्लूकोज लेवल कम है, और अगर आपने इंजेक्शन लिया एकदम तेजी से मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, तेज कर देगा, और शरीर में ग्लूकोज लेवल डाउन होगा, बेहोश हो जाएगा। अगर इंसुलिन का इंजेक्शन खाना खाने के पहले दे दिया, खाना खाने के बाद अगर लेंगे ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो उस बढ़े हुए लेवल को मेंटेन कर देगा। तो आप जब बड़ा लेवल मेंटेन करेगा तो अपने आप डायबिटीज मेलाइटस, ब्लड में शुगर लेवल ना बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका इंजेक्शन बाद में दिया जाता है, पहले नहीं दिया जाता। ठीक है, तो आपको इंसुलिन की कमी से होने वाली डिजीज तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें? और उनका क्या रेगुलेशन है वो भी समझ में आ गया। ठीक है, टाइम कितना है? अच्छा, और देखिए इंसुलिन से और क्या शिकायतें हैं देखें थोड़ा सा। एक तो डायबिटीज मेलाइटस है, हाइपरग्लाइसीमिया, पॉलीयूरिया, डिहाइड्रेशन, ये बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। क्या क्या बताया हमने पहले? इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? ब्लड शुगर लेवल घट जाता है ना। ठीक है, अब डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन की अधिकता से क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल घट जाएगा, है ना, और इंसुलिन की कमी से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो इन बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल क्या कहना है? डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है ना, ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ गया तो क्या बोलना है? डायबिटीज मेलाइटस। ठीक, डायबिटीज मेलाइटस वाली स्थिति में ही अगली स्टेज है ग्लाइकोसूरिया। किडनी में यूरिन छनने लगेगा, ग्लाइकोसूरिया, यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तीसरी कंडीशन है पॉलीयूरिया की, यूरिनेशन बार बार होगा। चौथी कंडीशन होगी जब ज़्यादा साल्ट बढ़ जाए, यूरिया बढ़ जाएगी शरीर में, ज़्यादा जो है शुगर बढ़ जाएगी, तो ऐसे में पानी का एब्जॉर्प्शन घट जाएगा, तो उस डिहाइड्रेशन की स्थिति आ जाएगी।
ठीक है। और उसमें भी जब पानी डिहाइड्रेशन होगा तो फिर पॉलीडिप्सिया होगा, यानी बार बार प्यास लगेगी और बहुत ज़्यादा जो है अगर मात्रा घट गई इंसुलिन की तो इंसुलिन शॉक कोमा में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको एक के बाद अगली स्टेज है, वो कोई डिसीज ना कह के एक प्रोसेस है कि एक प्रॉब्लम पहले है, उसके बाद अगली प्रॉब्लम, उसके बाद अगली प्रॉब्लम, उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो हमें इतना जो है टॉपिक अगर आप एक बार देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे, तो कल हम बाकी जो बचे हुए इवेंट्स हैं उनको पूरा कर लेंगे, ठीक है।